नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाई है नेशनल ओपन स्टूडेंट्स के लिए और जो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कुछ वाइवा के क्वेश्चन्स उनसे ओरल मुँह ज़बानी पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको रिटन में नहीं, मुँह ज़बानी देना पड़ता है। और इन्हीं क्वेश्चनों को मद्देनज़र रखते हुए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में हैं और आपका सब्जेक्ट कोड है 614 योग में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इन योगा और जो स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में हैं उनका कोड है 667 योग सहायक योगा असिस्टेंट। इन दोनों स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ वाइवा के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहले मैंने कॉमन क्वेश्चन लिए हैं, वो 10वीं और 12वीं दोनों क्लास में हैं और कुछ क्वेश्चन स्पेशल हैं जो केवल 12वीं क्लास में हैं, उनको मैंने एंड में लिया है। तो शुरुआत के जो क्वेश्चन है 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ क्या है? योग की परिभाषा क्या है? योग का अर्थ है जमा, अर्थात जब आप योग करते हैं तो योग करने के साथ-साथ आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, आपके मन का, इन तीनों का अभ्यास होता है। अर्थात जब हम योग करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों तरह का अभ्यास होता है। अर्थात योग इन्हीं तीनों के मिलन को कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म क्रियाएँ क्या होती हैं? सूक्ष्म क्रियाएँ वो क्रियाएँ हैं जो योगासन करने से पहले की जाती हैं। अर्थात ये छोटी-छोटी शारीरिक एक्सरसाइज़ हैं जो शरीर के हड्डियों के जोड़ को खोलने के लिए की जाती है। हम कोई भी गेम वगैरह जब खेलते हैं तो बॉडी को वार्म अप गरम करने के लिए कुछ क्रियाएँ करते हैं। यही क्रियाएँ सूक्ष्म क्रियाएँ हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए पहले हम आँख की एक्सरसाइज़ करते हैं, आँखों को आगे-पीछे ऊपर-नीचे, लेफ्ट-राइट फिर गोल-गोल घुमाते हैं। इसी तरह पंजों को हम बंद करते हैं, खोलते हैं और कलाइयों को घुमाते हैं, कोहनी को घुमाते हैं, हाथों के कंधों को घुमाते हैं, फिर पैर के पंजों को, एड़ियों को, घुटनों को घुमाते हैं और फिर गर्दन को घुमाते हैं, आगे-पीछे, लेफ्ट-राइट और फिर गोल-गोल, क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़, फिर कमर को हम आगे-पीछे, लेफ्ट-राइट और फिर गोल-गोल, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं और फिर बॉडी में मतलब दौड़ का अभ्यास करते हैं एक ही पोज़ीशन में। पैरों को जल्दी-जल्दी पुशअप ऊपर-नीचे करते हैं जैसे आप दौड़ लगा रहे हो और एक ही स्थान पर। इन सभी क्रियाओं को करने से हमारे शरीर की जो हड्डी हैं, हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं और हम हर मुश्किल आसन करने के लिए शरीर को तैयार कर लेते हैं, यही है सूक्ष्म क्रियाएँ। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योग के अंग कितने हैं? अर्थात योग के कितने भाग हैं? योग के चरण, योग के भाग जो हैं, उनकी संख्या है 8। पहला जो पार्ट है इसका यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पाँचवाँ प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवाँ ध्यान, आठवाँ समाधि। अर्थात इन आठों को मिलके योग बनता है और योग करने के 8 चरण हैं और योग को हम 8 भागों में ही बाँट सकते हैं। इन्हीं को अष्टांग योग कहा गया है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि प्राणायाम क्या होते हैं? प्राणायाम का मतलब है प्राण वायु, अर्थात जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। नॉर्मल साइंस में सांस को लेना और छोड़ना बताया गया है, लेकिन योग में इस सांस लेने के 3 तरीके हैं। पहले सांस खींचना, रोकना और छोड़ना और इन सबको वैज्ञानिक तरीके से करना। जब हम सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं रेचक और जब हम सांस कुछ समय के लिए रोकते हैं उसे कहते हैं कुंभक और जब हम सांस छोड़ देते हैं उसे कहते हैं पूरक। अर्थात प्राणायाम 3 चरणों में पूरा होता है, रेचक, कुंभक और पूरक। प्राणायाम 3 चरणों में पूरा होता है, रेचक सांस को लेना, कुंभक
सांस को रोकना और पूरक सांस को छोड़ देना, अर्थात वैज्ञानिक तरीके से सांस को लेना, रोकना और छोड़ देना, इसी का नाम प्राणायाम है। आइए बात करते हैं हम आसनों के बारे में। आसन कई तरह के हैं, जैसे कुछ आसन है खड़े होकर करने वाले आसन। इसमें ताड़ासन सबसे प्रमुख है। ताड़ासन करने के लिए आप सीधे सामान्य स्थिति में खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसा लेते हैं, एक उंगली के बीच में एक उंगली, और फिर उस हथेली को खींचकर विपरीत स्थिति में ले आते हैं, अर्थात जो आपकी उंगलियां कसी हुई हैं और जो हथेली वाला भाग है वो आसमान की तरफ होना चाहिए, और हाथ को खींचकर आकाश की तरफ ले जाते हैं और जितना आपसे हो सके उतना इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और इस प्रकार खींचते हैं कि जैसे आप लोहा हो और आपके सर के ऊपर एक चुंबक लगा हुआ है। और जब पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं तो सांस को खींचते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं और एड़ियों को उठा लेते हैं और पंजों के बल खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक समय तक इस पोजीशन में खड़े रहें। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी क्षमता और सुख सुविधा के अनुसार खड़े होना है। जब आपको थकान महसूस हो तो आप सांस छोड़ते हुए पोजीशन में आ जाएंगे वापस, और फिर उंगलियों को कसाकर आपस में फंसाकर आसमान की तरफ खींचेंगे और सांस खींचते हुए दोबारा उस पोजीशन में आ जाते हैं, एड़ी उठाकर पंजे की बल। और कुछ समय के बाद जब आप थोड़ा सा अटपटा अनुभव करने लगे तो वापस पोजीशन में आ जाते हैं। इसी को ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन करने से शरीर का कद जो है लंबा होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। कुछ आसन होते हैं बैठकर करने वाले, इनको हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। इसमें हम सुखासन देखते हैं। भगवान शिव की मूर्ति आपने जरूर देखी होगी। भगवान शिव जिस आसन में बैठे हुए हैं वो सुख आसन है। सुख आसन करने के लिए आप उल्टे पैर के पंजे को दाएं पैर की जगह में नीचे की ओर फंसा देते हैं और दाएं पैर के पंजे को ऊपर की ओर लेफ्ट जंघा के ऊपर रख देते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि जो उल्टे पैर का पंजा है वो दाईं जंघा के नीचे होना चाहिए और दाएं पैर का जो पंजा है वो आसमान की तरफ लेफ्ट जंघा के ऊपर होना चाहिए, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर घुटने पर रख लेते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। यही है सुखासन। इसमें पद्मासन और वज्रासन भी हैं। इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि कुंजल क्रिया क्या है? कुंजल क्रिया है सुबह के वक्त खाली पेट साफ करने के बाद कम से कम 1 जग 3, 4, 5, 6 जितना आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा गर्म, और उसमें चुटकी भर हल्का सा नमक डाल देते हैं। इस पानी को कागासन में, जिस आसन में आप पोटी करते हैं उस आसन में बैठ जाइए और इस पानी को, जग के पानी को जल्दी-जल्दी पीते हैं, घूट-घूट कर नहीं पीते, कोशिश करते हैं कि जल्दी-जल्दी पानी पी लें। पानी आप अपनी क्षमता के अनुसार पिएँ, कम से कम 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, 6, 7 अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ाएँ। और पानी पीने के तुरंत बाद आप खड़े हो जाते हैं, कमर को 90 डिग्री में झुकाकर हाथ की 2 उँगलियों को अपने मुँह के अंदर, गले के अंदर डालकर उल्टी करने का प्रयास करते हैं और उँगली इतने अंदर ले जाते हैं कि आपको उल्टी हो, अर्थात जो पानी आपने पिया है उसको बाहर निकालना। यही है कुंजल क्रिया। इस क्रिया को करने से आपका मुँह, श्वास नली और स्टोमक आमाशय साफ होते हैं। इसी को कुंजल क्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि त्राटक किसे कहते हैं? त्राटक एक आँख की एक्सरसाइज है, इसका मतलब है लगातार देखना। त्राटक करने के लिए हम साफ दीवार पर एक निशान लगा लेते हैं। अगर दीवार साफ नहीं है तो एक बिल्कुल प्लेन कोरे कागज पर कुछ मिलीमीटर तक का, जो आपको दिख जाए,
पेन से एक निशान लगा लेते हैं और आपको अपनी आँख के सीध में उसको सामने दीवार पे चिपका देना है और उसको लगातार बिना पलकें झपकाए टकटकी लगाकर देखना है। पलकें नहीं झपकनी, आप लगातार जब उसको देखते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको वो दिखना बंद हो जाएगा। जब आप त्राटक क्रिया करते हैं, आपकी आँखों में पानी भी आ सकता है। कोशिश ये करें कि आप पलकें ना झपकाएँ और जो सामने बिंदु हैं, वो दिखना बंद हो जाए। इसी को त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया करने के लिए आपका ध्यान मजबूत होता है और आँखों की जो गंदगी है, वो भी साफ होती है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योगासन में ऐसा कौन-सा आसन है, जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है? तो योगासन में केवल एक आसन है, जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी आसन खाना खाने के बाद हम नहीं कर सकते और उस आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए हम घुटनों को मोड़कर जिस पोज़ीशन में नमाज़ पढ़ते हैं, घुटनों को मोड़ लें और आपका कूल्हा एड़ियों के बीच में होना चाहिए और इस पोज़ीशन में सीधे होकर बैठ जाएँ। कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए और दोनों हाथ आपके घुटने पर होने चाहिए। जब भी आप खाना खाएँ, सुबह या दोपहर, आप खाना खाने के तुरंत बाद लगभग 15 मिनट तक इस वज्रासन को कर सकते हैं। वज्रासन करने से आपका जो बॉडी का ब्लड है, वो स्टोमक में आ जाता है और खून जो है, आपने जो खाना खाया है, उसको पचाने में मदद करता है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि धोती क्रिया क्या होती है? धोती क्रिया है एक सूती कपड़े की बनी हुई पट्टी जिसकी चौड़ाई कम से कम 3 या 4 इंच होती है और उसकी लंबाई लगभग 14 मीटर होती है। अब आपको धोती क्रिया करने के लिए इस पट्टी को साफ कर धूप में सुखाकर इसको मुँह के अंदर खाना है, जैसे आप खाना खाते हैं और कोशिश करें कि इसको आप नीचे की ओर धकेलते रहें। आपके मुख से श्वास नलिका के ज़रिए होते हुए यह आपके आमाशय स्टोमक में जानी चाहिए। ये थोड़ी कठिन क्रिया है लेकिन थोड़े से अभ्यास से ये हो जाती है। आपको इस पट्टी को पूरा खाते चले जाना है और जब ये पट्टी थोड़ी मतलब थोड़ी-सी बाहर रहे और सारी की सारी आपके मुँह के अंदर चली जाए, तो इसको बड़े ध्यान से धीरे-धीरे वापस खींचते हैं। इस क्रिया को करने से आपके गले में जो कफ है, जमा हुआ बलगम है, वो सब का सब इस पट्टी के ज़रिए बाहर आ जाता है और आपका मुँह, गला और स्टोमक बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी को धोती क्रिया कहते हैं। एक पूछ सकते हैं कि नेति क्रिया क्या है? नेति क्रिया का मतलब है नाक के दोनों जो आपके साँस लेने वाले जो छिद्र हैं, उनमें बारी-बारी से पानी डालना। नेति क्रिया करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के लोटे की आवश्यकता लेते हैं। यह लोटा नॉर्मल लोटा होता है लेकिन उसकी तली में एक लंबे पाइप जैसा मुँह होता है उसका। अर्थात जब उसमें से पानी निकलता है, तो उसके जो पाइप के ज़रिए उसमें धीरे-धीरे निकलता है। और जब नेति क्रिया करते हैं, तो पहले ये चेक करते हैं कि आपका कौन-सा नाक का स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है, उसको ऊपर रखते हैं और कगासन में बैठकर गर्दन को जो साइड नहीं चल रहा, उस ओर झुका देते हैं और झुकाने के बाद मुँह खोल लेते हैं और एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं, जब भी आप नेति क्रिया करते हैं, तो नाक से साँस बिल्कुल नहीं लेंगे। अब आप साँस मुँह से लेंगे। नेति क्रिया करने के लिए नाक के छिद्र में जो ऊपर की तरफ करी है आपने गर्दन, उसमें पानी डालते हैं और दूसरी साइड से पानी अपने आप निकलने लगता है। लगभग आधा लोटा जब खत्म हो जाए, पानी ऐसे निकालते हैं, उसके बाद पोज़ीशन को बदल लेते हैं, लोटे को दूसरी हाथ में ले लेते हैं और गर्दन को दूसरी साइड झुकाते हैं और जो साइड ऊपर है, उसमें नाक की नली में नाक के कोने पर उस लोटे की नली को लगाकर पानी डालते हैं और मुँह खुला रखते हैं, नाक से साँस नहीं लेते, मुँह से साँस लेते हैं और पानी अपने आप ऊपर वाले छिद्र से आता है और नीचे वाले छिद्र से गिरने लगता है।
जब दोनों तरफ से क्रिया हो जाए तो खड़े होकर नाक को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और इसमें कपालभाति ज़रूर करते हैं। साँस को धीरे से खींचना और तेज़ी से छोड़ना। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नाक के छिद्र में पानी का कोई अंश ना रह जाए और वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। धीरे से साँस को लेना और तेज़ी से छोड़ना। नीति क्रिया करने के लिए यह आवश्यक है। सूत्र नीति क्या होती है? सूत्र नीति करने के लिए हमें एक सूत्र धागे की आवश्यकता पड़ती है, जो लगभग 3-4 मीटर का होता है और बहुत बारीक होता है। 3 या 4 या 5 मिलीमीटर तक हो सकता है और उसका कोना एक मोम से जुड़ा हुआ होता है। अब इस धागे के टुकड़े को आप नाक के छिद्र में डालते हैं, जो कोना जो मोम से बना हुआ है। जैसे आपके जूते के फीते लेस होती हैं, उसको नाक के छिद्र में डालते हैं और हाथ डालकर आप मुँह के पास गला खोलकर नाक का जो छिद्र है ऊपर की तरफ उस धागे को जो आपने नाक में डाला है खींचने का प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे आपको वो सिरा नज़र आ जाता है। अब आप नाक में से वो धागा डालते जाते हैं और मुँह में से खींचते जाते हैं और ऊपर नीचे जो नाक के छिद्र हैं उसकी सफाई करते हैं। यही है नीति क्रिया। ये जो क्वेश्चन हैं ये 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 12वीं क्लास के लिए अलग से हैं। अर्थात जो 12वीं क्लास में योगा असिस्टेंट हैं, उनके कोर्स में प्राकृतिक चिकित्सा को भी ऐड किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चिकित्सा किसे कहते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है जब हम बीमार हो जाएं तो बीमारी को ठीक करने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक तरीके को अपनाना। हमें ठीक होने के लिए किसी भी अन्य प्रकार की हेल्प नहीं लेनी, रोगी को प्राकृतिक तरीके से ठीक करना है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, जल, अग्नि, आकाश और पवन। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में ये 5 तत्व कम हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों की कमी या वृद्धि होने पर हम बीमार होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को समान रूप में करना प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए हम मिट्टी से उपचार करते हैं। साफ मिट्टी को कपड़े में रखकर जिस बॉडी के भाग में रोग है वहाँ मिट्टी रख देते हैं और 10 से 15 मिनट रखने के बाद इस मिट्टी को हटा देते हैं। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक एसिड है ये मिट्टी अपने अंदर खींच लेती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम जल से भी चिकित्सा करते हैं, ठंडे पानी को बॉडी पे लगाते हैं, गर्म पानी को बॉडी पे लगाते हैं, ठंडा और गर्म दोनों एक साथ भी रखते हैं। गरम सेक से भी हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा एक रबड़ की थैली होती है, उसमें गर्म पानी भरकर हम शरीर के जिस हिस्से में चोट हो या दर्द हो वहाँ रखते हैं और आजकल चाइना के जेल भी आते हैं, एक हीट पैक होता है, उसमें एक जेल भरा होता है, उसको बिजली से गर्म कर हम जिस बॉडी के पार्ट में आपके दर्द या सूजन है वहाँ रखते हैं। तो ये भी सेक हमारी जो है जल चिकित्सा के अंतर्गत आती है। आकाश चिकित्सा की मदद लेने के लिए रोगी को हम उपवास कराते हैं, भूखा रखते हैं। भूखा रहने से हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो एक्टिव होती है। हम जब भूखा रहते हैं, खाना नहीं खाते, तो शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो शरीर के रोग ठीक करने पे लगती है। अर्थात जब हम खाना नहीं खाएँगे तो शरीर को खाना पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और शरीर में जो रोग है, शरीर उस रोग को ठीक करने का प्रयास करता है।
इसी तरह बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप बेझिझक होकर इन क्वेश्चनों को सुनने के बाद इस एग्ज़ाम को दीजिए और फुल कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इस एग्ज़ाम के जो वाइवा वाला जो पार्ट है, आप ज़रूर पास होंगे।